हेलो, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे 12 नंबर, शायद मतलब साइंस का 12 नंबर चैप्टर था आपका विद्युत धारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो है हम लोग पार्ट 2 नंबर करने वाले हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 जो है वो पिछले वीडियो के माध्यम से कवर किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, या चैनल के ऊपर जो है वो प्ले लिस्ट भी तैयार है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। और पहले आपको देखना जरूरी है, अन्यथा पार्ट 2 में आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बीच से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले पार्ट में जो भी मैंने पढ़ाया आप सभी को बिल्कुल ही अच्छे तरीक़ा से सारी चीज़ें समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे हमें। चलिए तो यहाँ से अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक होने वाला है विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है पहले, है ना, कुछ अलग तरीके से। तो आपने अपने घर में भी देखा होगा, है ना, एक जो बिजली का पोल होता है वहाँ से कनेक्शन आता है, हम लोग करते हैं है ना, मीटर तक। ठीक है, जो मीटर लगा होता है वहाँ तक, फिर मीटर से वायर लेके हम अपने घरों में पहुँचाते हैं, और घर में हम लगाते हैं एक बोर्ड में लगा होता है आपका स्विच, है ना, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर बल्ब, है ना, होल्डर इत्यादि चीज़ें लगे होते हैं, उनमें बल्ब लगा होता है, पंखा लगा होता है ना। एक स्विच के लिए हम फ्रिज ऑन करते हैं, एक स्विच से हम हीटर चलाते हैं, या डिफरेंट चार्जिंग ऑन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारे घर में इंक्लूड होते हैं। बस उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग विद्युत सर्किट यानी विद्युत परिपथ समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि आखिर विद्युत परिपथ क्या होता है। तो वैसे आपने समझ गया। तो यहाँ पे देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत यानी लगातार तथा बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब वही बात हुआ है ना, मिला जुला के। अगर आपसे बोला जाए कि एक भाई मतलब सर्किट ले लो, एक सर्किट बना लो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि वहाँ से हम लगातार बल्ब को चला सकते हैं, या फिर लगातार बल्ब को हम बंद कर सकते हैं। यही तो घर में भी करते हैं स्विच के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए लिया गया, यहाँ से देखो एक सर्किट यहाँ पे, एक सर्किट सेम सर्किट यहाँ पे है। देखो इसमें एक तार लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है ना, धारा ऐसे 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 करके बल्ब में जाता है, बीच में एक स्विच लगा हुआ है। अब स्विच का कार्य क्या होता है? तो स्विच का कार्य होता है बल्ब को बंद करना, ठीक है, और चालू करना, यही होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच को क्लोज किया यानी कि स्विच को बंद किया, तो यहाँ पे मेरा बल्ब जो है वो जल उठा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका विद्युत सर्किट कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं आगे आपका टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को भी याद रखना है यहाँ से। जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी ये चीज़ बताया था कि आमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं, जो पिछले पार्ट में मैंने किया। ठीक है, तो आमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापते हैं। और याद रखिएगा आमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगता है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में लगे होते हैं। सिंपल सा जो आपका एक मेन तार होता है ना, उसको कट कर दो और बीच में जोड़ दो, एक इस तार में एक इस तार में काट के जोड़ दो, तो वो आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे है आपका वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का क्या काम होता है? देखो वोल्टेज को मेजर करना, कि हमारे घर में जो आता है वोल्टेज, वो कितना वोल्टेज आ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि अक्सर हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट पर आती है। ठीक है, एसी करंट आती है। और हम इसमें क्या करते हैं, तो हमारे घर में जो बल्ब होता है ना, वो भी आपने सुना होगा 220 वोल्टेज का होता है, पंखा 220 वोल्टेज का होता है। तो उसी चीज़ को मेजर करने के लिए, है ना, कभी ऐसा भी कहते हैं कि वोल्टेज कम है भाई, नहीं चलेगा पंखा, ठीक है, या स्लो चल रहा है। तो बस उसी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और ये वोल्ट मीटर जो है ना, वो समांतर क्रम में जोड़े होते हैं। जैसे आप जो है वो क्या करते हैं बताओ, आप जैसे बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब कैसे जलाते हैं, है ना, एक दो तार आया हुआ होता है, एक में ये जोड़ दो, एक में ये जोड़ दो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। और वोल्ट मीटर को भी हम ऐसे ही जोड़ते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये भी बात समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट में देखिए यहाँ पे बैटरी लगा हुआ, एक ऐसे गया, तो आमीटर को देखो एक ही तार में जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर को जो है वो दोनों तार में जोड़ा गया। देखो दोनों में, एक प्लस में एक माइनस, दोनों में जोड़ा गया, यानी कि दोनों फेज में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे देखिए क्या है। अब आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। आखिर विद्युत विभव क्या होता है? देखिए विद्युत विभव एक तरह से आप बोल सकते हैं कि विभवांतर यानी वोल्टेज को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला बात ये समझ में आना चाहिए कि विद्युत विभव और विभवांतर लगभग सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज का भी काम होता है हमारे तार में जो करंट होता है ना, करंट को धकेलना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे विद्युत विभव का भी होता है, इसीलिए पहले विद्युत विभव से ही वोल्टेज का डिफिनीशन शुरू होता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो इकाई धन आवेश यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि उसको हम किसी ए बिंदु पे यानी अनंत पे रख दिया, ठीक है, अनंत पे मतलब कहीं पे रख दिया, ठीक है, और वो किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, मान लो कि मैं एक बल्ब लगाया हूँ, है ना, और एक जगह पे मैंने बैटरी लगाया हूँ, तो वहाँ से जो बल्ब तक जो है वो इकाई धन आवेश को ले जाने का कार्य करेगा, यानी उसके जो करंट होगा उसको ले जाने का कार्य करेगा, है ना। तो उसी कार्य को हम लोग कहेंगे विद्युत विभव, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज क्यू था, जो मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था, और यहाँ से यानी इन्फिनिटी से यहाँ पे मैंने एक वस्तु को रखा और यहाँ तक हमको ले जाने में, अब इतना ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ा होगा उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो सिंपल सा चीज़ें था, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है यहाँ से आपका विभवांतर। तो देखो ये भी सेम ही चीज़ है। देखो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को हम लोग विभवांतर कहते हैं, यानी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। जो अपने घरों में 220 वोल्टेज होता है, तो होता क्या देखो, है ना, यहाँ पे कहीं पे मान लो कि एक इन्वर्टर ही लगाए, ठीक है, एक इन्वर्टर ही लगाए, ठीक है। चलो एक इन्वर्टर लगाए और बैटरी लगाए, तो यहाँ से एक तार आएगा ना, 2 तार आएगा यहाँ से, यहाँ पे हम लगा देते हैं ऐसे बल्ब लगाते हैं यहाँ पे। बताओ, जैसे ही बल्ब यहाँ पे लगाएंगे तो बीच में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में वोल्टेज को जाना पड़ेगा, वोल्टेज अपने साथ करंट को ले जाएगा ना। तो यहाँ से इन्वर्टर से लेकर बैटरी तक में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना कार्य करना पड़ता है, जैसे 220 वोल्टेज का कार्य करना पड़ता है ना। तो यानी इतना कार्य करना पड़ता है, इसी चीज़ को हम बोल देते हैं विभवांतर है। यार 220 वोल्टेज चाहिए इसको जलने के लिए, ये कह रहा है कि हमको 220 वोल्टेज का कार्य करके दो, इसी चीज़ को हम कहते हैं विभवांतर। तो क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वोल्टेज को भी समझ गए होंगे। चलिए, आवेश को ले जाता है यानी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और जब चार्ज जाता है तो बताओ कितना तेज़ी से चार्ज को ले जाता है। तो 220 वोल्टेज की तेज़ी से अगर हम चार्ज को ले जाते हैं तब वहाँ से मेरा करंट का डिफिनीशन आता है। तो यही मतलब क्या करता है वोल्टेज करंट को यानी चार्ज को ले जाता है। और हम जानते हैं कि चार्ज को यानी कि आवेश को जितना तेज़ी से ले जाए यानी प्रति सेकंड जितना तेज़ी से ले जाए, उसी को हम कहते हैं कि ये मेरा करंट बन जाता है। क्योंकि करंट का डिफिनीशन हमने पढ़ा था, है ना, चार्ज बट्टा समय होता है, ठीक है। यानी प्रति सेकंड में कितना आवेश जो है किसी चालक से होकर गुजरता है, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप सभी समझ गए होंगे। आगे समझते हैं। अब एक यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से अब फार्मूला भी डिफाइन होकर आना चाहिए। अगर हमने तो वो समझ गया कैसे होता है, तो वहाँ से अब एक फार्मूला जनरेशन होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हमने भी मान लिया, तो ये होता है किसके बराबर। अभी जस्ट समझे कि किया गया कार्य मतलब कितना कार्य करता है और कितना आवेश के लिए करता है ना। इसी चीज़ को हम विभवांतर नाम दे देते हैं। तो मेरा यहाँ पे निकल के आता है भी बराबर वर्क बट्टा क्यू, मतलब प्रत्येक चार्ज के लिए कितना कार्य करता है, ये आपका वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर कभी भी अगर मान लो कार्य आपके पास दे दिया जाए, ठीक है, आपके पास कार्य दे दिया जाए, जैसे मान लो 440 जूल दे दिया जाए, आपके पास मान लो कार्य करने को 440 जूल है, ठीक है, और आपके पास जो चार आवेश दे दिया जाए वो 2 कूलाम दे दिया जाए, तो मेरा वोल्टेज कितना निकल के आएगा 220 वोल्टेज, ठीक है। चलो हो गया, बात खत्म। ऐसे ही निकालते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से कुछ सूत्र याद रखना पड़ेगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जैसे भी बराबर जो है ओ क्यू डब्ल्यू यानी वर्क बट्टा चार्ज, पहला फार्मूला। तो यहाँ से आप बताओ वर्क भी निकाल सकते हैं, अगर वोल्टेज और आपको चार्ज दिया हुआ है, अगर पूछ ले कभी भी कि अब हमको निकाल के दो आप कार्य के कितना कार्य करना पड़ा होगा, तो हम लगाएंगे डब्ल्यू बराबर भी क्यू, ठीक है। और अगर आपसे चार्ज भी दे दिया हो, सॉरी वोल्टेज दिया हो और कार्य दिया हो और आपसे अब चार्ज पूछ ले, तो क्या लगाएंगे हम लोग क्यू बराबर, है ना, डब्ल्यू बट्टा बी। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये 3 फार्मूला आपको याद रखने और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से आता है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, यानी कि विभव का जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए या फिर वोल्टेज बोलिए, एक ही बात है। तो विद्युत विभव या है ना विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है, यानी कि हम मापते हैं किस में उसको, तो वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और ये आपके एग्जाम में कन्फर्म ही पूछेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो विद्युत विभव
है ना। विद्युत विभव और विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं, लेकिन जो इसको मापता है उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, नाम भी सुना होगा आप लोग कि वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति आपको नहीं होगा यहाँ तक। चलिए फिर आगे समझते हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही किए थे ये चीज़ें, समझे थे कि वोल्ट मीटर जो है विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ रहे होते हैं, यानी दोनों तार में दोनों फेज को जोड़ दिया जाता है। वोल्ट मीटर में 2 तार है और हमारे घर में भी 2 तार होते हैं, दोनों में जोड़ दो, उसी को हम कहते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, और जैसे आपका एमीटर होता है जो विद्युत धारा को मापता है, जैसे स्विच का कनेक्शन करते हैं, अगर अक्सर आपने स्विच का कनेक्शन मेन तार में किया होगा बीच में कट करके, तो उसको कहते हैं हम लोग सीरीज। उसमें किसको जोड़ते हैं, तो आमीटर को, जो विद्युत धारा को मेजर करता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे समझते हैं, आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। अब आता है यहाँ से 1 वोल्ट हम किसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम 1 वोल्ट को समझ जाए ना, तो फिर आप कितना भी वोल्टेज को समझ सकते हैं कि 100 वोल्टेज क्या होता है, 220 वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकाई वोल्टेज क्या होता है, यानी कि 1 वोल्टेज क्या होता है। तो देखो 1 वोल्टेज क्या होता है, यहाँ से तो 1 वोल्टेज देखो क्या होता है। तो यहाँ पे 1 वोल्टेज क्या होता है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के दोनों बिंदुओं के बीच, हम जानते हैं कि 2 चालक यानी 2 तार के बीच, मतलब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य किया जाए, तो दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर हम बोलेंगे 1 वोल्टेज है। सीधा सा बात है। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी कि 2 तार के बीच में अगर 1 कूलाम आवेश को अगर 1 जूल पर कार्य किया जाता है तो 1 वोल्टेज का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो, है ना, 2 जूल का कार्य किया जाता है, 2 जूल का कार्य 1 कूलाम आवेश पर किया जाता है, तो हम बोलेंगे 2/1 2 के बराबर होता है, यानी 2 वोल्टेज का कार्य किया गया है। तो बस हो गया, इसी चीज़ को 1 वोल्ट कहते हैं, इसी चीज़ को ऐसे ही बना लेंगे हम 2 वोल्ट। तो यहाँ से आपका डिफिनीशन यहाँ पे क्या आता है, जैसे वोल्ट बराबर हमने पढ़ा है अभी जस्ट वर्क बट्टा चार्ज होता है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, वर्क का ऐसा यूनिट आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या कहीं पे भी, वर्क का ऐसा यूनिट है ना, जूल होता है। ठीक है, और चार्ज का अभी जस्ट बता था कि कूलाम होता है, तो इसका जो वोल्ट का यूनिट होता है निकल के, यानी वोल्ट जो है आपके बराबर होता है जूल पर कूलाम। ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि वोल्टेज जो है वो किसके बराबर में होता है, यानी कि वोल्ट के बराबर कौन सा यूनिट होता है, तो जूल पर कूलाम होता है। याद रखिएगा क्या होता है जी, जूल पर कूलाम। ये भी आपका वोल्टेज के बराबर, चाहे जूल पर कूलाम लिखें या वोल्ट लिखें, दोनों का मतलब आपको सेम ही समझना पड़ेगा। क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति है नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे यहाँ से आता है आपका कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो देखो विभवांतर का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है, कोई भी प्रकार का आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है। अगर आपने फार्मूला पढ़ा, चलो मैंने बता दिया, आप समझ भी गए, लेकिन कॉन्फिडेंट तभी आता है जब आप उस पर 2-4 क्वेश्चन लगाते हो। अगर 2-4 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीक़े से लगा लिया तो फिर आपको लगेगा यार नहीं, हम फार्मूला में महारथी हासिल कर लिए। तो यहाँ पे देखो आखिर होगा क्या, है ना, यहाँ पे तो 12 वोल्ट विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच जो है वो 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करेगा। बस यह इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास 12 वोल्ट है, ठीक है, और 2 कूलम आवेश को ले जाने का कार्य करता है, तो आपके पास जो कार्य होगा वो कितना होगा। तो सीधा सा है, वोल्टेज आपको दिया है 12 वोल्ट, कूलम यानी कि चार्ज आपको दिया है 2 कूलम। ठीक है, और हम जानते हैं वर्क बराबर, अभी जस्ट फार्मूला बोले थे आपको याद करने के लिए कि वर्क बराबर V इंटू क्यू होता है। तो वर्क बराबर यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, यानी कि 12 गुने 2 बराबर 24 जूल आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका तैयार है यहाँ से। चलिए तो समझ गए होंगे, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ऐसे ही फार्मूला अगर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आते हैं आपके एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं आते, तो आप आसानी से बना देना। और ये चीज़ें सब आपको आगे भी काम देगा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। इसीलिए आपको अच्छे तरीक़ा से जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है आप पढ़ाओ, है ना। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैंने नोट को तैयार किया है। आपको जहाँ हो आप लोग ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने जो भी फैमिली मेम्बर में पढ़ाई करते हैं या कोई भी ऐसे तैयारी करते हैं जिनको चाहिए नोट साइंस का, वो आप ले सकते हैं हमारे साथ। कंप्लीट क्लास 10th की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का पैसा आप सभी से किसी भी तरह का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। और साथ में आप सभी को बता दें, वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सभी जो है लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर आए नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन है, बताओ। अब यहाँ से आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या है
कि अगर है ना 6 वोल्टेज बैटरी से गुजरने वाला हर 1 कूलाम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। यानी इस बार भी आपसे यहाँ पे वर्क ही पूछा है। देखो ऊर्जा कैसे मतलब क्या होता है, मतलब ऊर्जा और वर्क क्या होता है, एक ही चीज़ें होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, वर्क का भी जूल होता है। तो ऐसा घुमा करके भी पूछे तो आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो ऊर्जा बोले कि वर्क बोले एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों का मतलब दोनों समान ही चीज़ है। अरे ऊर्जा रहेगा तब कार्य करेगा, कार्य रहेगा तब ऊर्जा रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम लोग समझते हैं आपके पास क्या दिया गया है। तो वोल्टेज दिया गया 6 वोल्ट। आपके पास जो Q का मान है यानी आवेश का मान है वो कितना दिया गया, 1 कूलाम। और आपसे पूछा है वर्क बराबर क्या होगा, तो V इंटू क्यू लगाएंगे। वोल्टेज का मान यह है आपके पास 6 वोल्टेज है। ठीक है, और आपके पास जो कूलाम आवेश है 1 है, तो 6 गुने कितना होता है 6 जूल। ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी ऑप्शन तो है नहीं, यानी 6 जूल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद समझते हैं यहाँ पे। अब आता है विद्युत परिपथ आरेख। जो चीज़ें आपको मैंने समझाया था कि विद्युत परिपथ क्या होता है, सेम ही चीज़ होता है यार। आरेख का क्या मतलब होता है, यानी उस चित्र को दर्शाना। आपने घर में या कहीं पे भी देखा होगा, जैसे बिजली का पोल होता है, तो बताओ वहाँ पे क्या है ना लगा होता है, बताओ। तो बिजली के पोल में आपने कभी मतलब ऐसा देखा होगा, मतलब मानव का जो कपाल है ना, कपाल को देखा होगा, मानव कंकाल तंत्र का कपाल देखा होगा, डरावना सा। क्यों, ये डेंजर का निशानी होता है। देखा होगा आपने, लिखा रहता है डेंजर, और उसके नाम में सामने 2-3 जो है वो कपाल मुड़ी लटका दिया जाता है कि इससे लोग दूरी बना कर रखें। तो इसी चीज़ को हम आरेख कहते हैं, यानी डायग्राम कहते हैं। तो विभिन्न जैसे फ्यूज हो गया, तो फ्यूज का भी डायग्राम आपने घर में देखा होगा, है ना, आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में देखा होगा, तो डिफरेंट तरीका का या ठीक है। चलिए तो उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, तो पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है हमको पढ़ने में। तो किसी विद्युत परिपथ में लगे एक बैटरी, एक प्लग कुंजी, विद्युत अवयव, बल्ब, प्रतिरोध, आमीटर, वोल्टमीटर को दर्शाने वाला एक आरेख होता है, उसे हम विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है, आप ऐसे लिख के आ जाना, बात खत्म। चलिए आगे समझते हैं। आप यहाँ पे देखो, तो इस थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, बाकी आपके पास नोट रहेगा, आप याद कर लेना। तो विद्युत सेल जिसे हम बैटरी कहते हैं, उसका निशानी कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमको तार मतलब बैटरी को जोड़ना हो तो हम इस प्रकार से, यानी कि जब बैटरी का संयोजन कहीं पे हुआ हो तो उसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, प्लस माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके हम जोड़ते हैं, सिंपल सा बात है। उसके बाद स्विच को अगर हम, यानी खुली स्विच यानी प्लग कुंजी अथवा स्विच, यानी स्विच को अगर हमको दर्शाना है कि कोई भी स्विच ऑफ है, ठीक है, कोई स्विच अगर ऑफ है यानी कि स्विच में करंट पास नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं ओपन स्विच। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा। लेकिन अगर बंद स्विच है यानी करंट अगर जा रहा है सर्किट में, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद तार संधि, मतलब अगर तार को कहीं पे जोड़ा गया है और उसके लिए अगर कोई ऐसा कुछ साइन अगर आपको कहीं पे दिखाई दे कहीं भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे तार को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पे भी आपको तार का, है ना, कोई भी प्रकार का तार का क्रॉसिंग या कटा हुआ या उसमें जोड़ा गया नहीं है, इसका मतलब है आपको कुछ इस प्रकार का साइन देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद आता है विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब जो घर में रहते हैं, अक्सर आपने कहीं पे डिब्बा उब्बा पे या कहीं पे भी देखा होगा, कुछ इस प्रकार का साइन दिया रहता है, तो वो विद्युत बल्ब का है। प्रतिरोध, अगर कुछ पर आपको इस प्रकार का साइन नजर आता है तो ये प्रतिरोध का साइन होता है। और प्रतिरोध के बारे में अब इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका टॉपिक होगा प्रतिरोधी। ठीक है, उसके बाद धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध। धारा नियंत्रक क्या होता है, या परिवर्ती प्रतिरोध, जो करंट को क्या करता है, संचालन को, है ना, कम करता है, ज़्यादा करता है, यानी करंट पर नियंत्रण करता है, उसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक या प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर कहीं पे ऐसा साइन है, इसका मतलब उस समझ जाना उस डिवाइस का नाम, है ना, धारा को नियंत्रित करना, यानी करंट को जो है वो नियंत्रित करना है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद यहाँ से समझते हैं, अगला है आपका आमीटर। ठीक है, आमीटर जो आपने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे, आप सभी को पार्ट नंबर 1 में शायद बताए थे आमीटर के बारे में। ठीक है, तो उसको इस प्रकार से अमीटर हम एम्पियर में मापते हैं करंट को, तो इसलिए इसका साइन इस प्रकार से होता है। बाकी वोल्टेज का जो है यानी वोल्ट मीटर का इस प्रकार से हो जाएगा भी करके। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग विद्युत परिपथ आरेख को समझ गए होंगे। तो बढ़ें आगे, आप सभी बताओ, चलिए कैसे बताओगे, कमेंट करके। चलो बताओ, मज़ा आ रहा है क्या। अब यहाँ से इंक्लूड हो जाता है आपका ओम का नियम। आपने सुना भी होगा और नहीं भी सुना है, तो अब हम लोग समझते हैं ओम का नियम। आखिर ये ओम कौन था, क्या था, कैसे था, क्या दिया नहीं दिया, और ये ओम का नियम आखिर कैसे फेमस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, जिसने हम, है ना, फिजिक्स में यानी खास करके इलेक्ट्रिक करंट
चैप्टर में जो है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, चलिए तो इस योगदान को समझते हैं आखिर ओम ने क्या दिया हमारे लिए और जो हम अभी तक इसके नाम को पढ़ते आए हैं। ठीक है जी, है ना। ये VI वाले हमें परेशान कर रहा है यार। ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो ओम का नियम यानी ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे अब, यानी ओम जो है कौन सा नियम दिया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए कंसेप्ट, तो कह रहा है कि किसी धातु के चालक यानी तार में प्रभावित होने वाला विद्युत धारा, ठीक है, जो मैंने पढ़ लिया, तो कोई भी तार है उसमें अगर विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है और उस तार के दोनों सिरे में, है ना, के बीच के विभवांतर का अगर है विभवांतर के समानुपाती होती है, परंतु ताप का तार समान होना चाहिए, और इसे हम ओम का नियम कहते हैं। ये क्या हो गया, मतलब अपने अपने में कुछ बोल दिया यार, है ना। देखो समझो क्या होता है, हमारे पास एक तार है, ठीक है, हम एक तार को ले लेते हैं। यहाँ से मान लो कि मेरे पास एक तार है, ठीक है, एक तार का पॉइंट ये है, एक तार का पॉइंट ये है, ठीक है। इस तार ये बीच में तरवा है ना, तार है, तो इसमें जो है वो कोई भी क्या करेगा, करंट ऐसे करके पास करेगा। ठीक है, तो करंट यहाँ पे पास करेगा और इस तार का कोई भी टेम्परेचर जो है वो समान रहना चाहिए, यानी तार का टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। ये नहीं कि ये 28 डिग्री इसका टेम्परेचर होगा अभी का, है ना, इसको गर्म करके हम 29 कर दें, 30 कर दें, ऐसा नहीं। ताप को सबसे पहले फिक्स करना चाहिए, तभी जाके आपका ओम का नियम लागू होता है। तो ये दो बिंदु है, ए बिंदु और बी बिंदु, इसके बीच में जो भी करंट जाएगा और इन दोनों टर्मिनल के बीच में यानी ए और बी के बीच में जितना भी वोल्टेज होगा ना, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, यानी कि V अनुपात R दोनों आपस में बराबर होगा। आर नहीं, आई और आर बराबर होगा, यानी कि V का अनुपात और I का अनुपात, यानी वोल्टेज का अनुपात और करंट का अनुपात बराबर हो, तब हम बोलेंगे यही ओम का नियम है। तो अब समझ में आया, है ना। इतना घुरा फिरा कर लिखा हुआ था, तो इसी बात को यहाँ पे लिखा है अच्छे तरीके से। वैसे एग्जाम में भी आपको लिखना है ना, समझना तो वही एग्जाम में भी लिखना है, तो इसीलिए यहाँ पे तो अच्छा से लिखना जरूरी है ना। तो याद रखिएगा, तो तार है ना, तार में प्रभावित होने वाला जो विद्युत धारा है और उन दोनों तारों के बीच का जो विभवांतर है ना, वो आपका एक समान अनुपात में होना चाहिए, यानी समानुपाती होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ओम का नियम। और कंडीशन ये होना चाहिए कि तार का जो ताप है ना वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओम का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसी से यहाँ से फार्मूला आता है कि जैसे ही यहाँ पे हम देखो समानुपाती का ये मतलब चिन्ह होता है आई, ठीक है। अब ये समानुपाती का जो चिन्ह हटता है तो बराबर का साइन आता है, और बराबर के साइन आने से ये अनुपाती हटने से एक है ना स्थिरांक आता है जिसे हम आर कहते हैं। तो V बराबर आर आई होता है, या आई आर बोल सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है जी, आई और आर होता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो यहाँ पे क्या आता है, एक आर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर बराबर एक स्थिरांक है जिसे हम विद्युत का प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध क्या होता है इसके जस्ट बाद हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ से बताओ, एक फार्मूला यहाँ से भी आ गया, V बराबर I इंटू आर, ठीक है। अब ये किसके लिए है, ये तार के लिए, चालक के लिए, जहाँ पे कब तार है ना, तार का जो ताप होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, तभी ओम का नियम लागू होगा। ठीक है, चलिए तो आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो अब क्या नोट लिखा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ओम के नियम को अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, विद्युत धारा बराबर ये फार्मूला निकल के आता है ना, V बट्टा आर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर I इंटू आर होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है फार्मूला, ये ओम को नियम कहते हैं। तो ये ओम का नियम क्या होता है, सिंपल लफ्जों में अगर समझे तो V बराबर I इंटू आर ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास रेजिस्टेंस दिया हो, आपके पास वोल्टेज भी दिया हो, और अगर आपको करंट निकालना है तो यहाँ से I बराबर निकल के आता है V बट्टा आर। याद रखिएगा V कांस्टेंट है, यानी V को फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप जाके यहाँ से करंट को निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि V बराबर कांस्टेंट है, अचर रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, तब आप I बराबर V बट्टा आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे R और I में, I और R में जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है उल्टा संबंध है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बराबर तो है नहीं, इसका मतलब उल्टा संबंध कहने का है कि अगर हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे यानी R के मान को बढ़ाएंगे तो I का मान जो है कम हो जाएगा, या I जब भी I का मान बढ़ेगा तो R का मान कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और याद रखिएगा
यहाँ पे वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है, यानी 220 वोल्टेज है तो 220 वोल्टेज ही रहना चाहिए, है ना। चाहे आप यहाँ पे मन हो आपका तो आप आर का मान बढ़ा लो तो करंट कम हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो क्लियर है, तो इसी को कहते हैं ओम का नियम। चलिए, तो अब यहाँ से क्या लिखा हुआ है चीज़ों को समझते हैं कि किसी तार से प्रवाहित होने वाला धारा प्रतिरोध के व्यक्तिक्रमानुपाती होता है। देखो यही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर वो आपके पास कोई भी तार है, ठीक है, और तार है यहाँ से, तो तार में जो भी है ना धारा को हम यानी करंट को प्रभावित करेंगे, और मान लो इस तार का प्रतिरोध हम बढ़ा दिया, है ना, कुछ भी तार का प्रतिरोध है, मतलब 2 से मान लो 3 कर दिया, तो इसका मतलब है करंट जो है अगर मान लो 3 था तो ये 3 से 2 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है। और जहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्टेज ही रहना चाहिए, चाहे 110 है तो 110 ही रहना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने समझ गया होगा अच्छे तरीक़ा से। तो यहाँ पे देखते हैं, अब आता है आपका ये नोट, और ये नोट आपको याद रखना है। तो याद है यहाँ से देखिए कि किसी तार का प्रतिरोध बढ़ाने से विद्युत धारा का मान घट जाता है। यानी अगर किसी भी तार में अगर आप प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो आपका विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा। और ये प्रतिरोध बढ़ेगा कैसे, हम ये कैसे समझेंगे? तो देखिए, ये समझने के लिए आपको पहले प्रतिरोध को समझना होगा, जो इसके जस्ट बाद हम लोग समझने वाले हैं। और उसके बाद ये भी समझेंगे कि प्रतिरोध कैसे बढ़ाते हैं आखिर किसी तार का, ठीक है। चलिए, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे सिर्फ याद ये रखना है आपको कि किसी तार का प्रतिरोध बढ़ाने से विद्युत धारा का मान जो है वो घट जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम प्रतिरोध घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ सकता है, ठीक है। और कैसे घटाएंगे कैसे बढ़ाएंगे ये सभी चीज़ें हैं अभी कुछ देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब जो यहाँ से हम लोग का टॉपिक है अगला, ओम के नियम का ग्राफ। तो ओम के नियम का ग्राफ भी बन के आता है, और ये ग्राफ क्या होता है कैसे होता है तो इनके बारे में हम जरा समझ लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ के लिए आपने मैथ में भी पढ़ा होगा ग्राफ, ठीक है। तो सेम वैसा ही है जैसे हम एक्स और वाई एक्सिस मानते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। बीच में यहाँ पे देखिए जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग एक्सिस यानी मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब याद रखिएगा, एक्स अक्ष पे हम विद्युत धारा को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो वाई अक्ष पे हम लोग वोल्टेज को रखते हैं यानी विभवांतर को रखते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा जो विद्युत धारा है 0.1 एम्पियर है पहले के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो उसी समय जो तार में वोल्टेज है वो 0.4 है। उसके बाद अगला हमने वोल्टेज बढ़ाया 0.2 किया तो आपका विभवांतर जो है 0.8 हो गया, ठीक है। जब 0.3 हुआ तो 0.12 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि हम ओम के नियम के अनुसार जानते हैं कि विद्युत धारा जो तार में प्रभावित होता है और विभवांतर जो दोनों टर्मिनलों के बीच का विभवांतर होता है वो दोनों का अनुपात समान होना चाहिए, ठीक है। यही ओम का नियम कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे अब यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं सर कैसे बराबर है यार। तो ये देखो, अगर पहला हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, बताओ तो 0.4 अगर हम बट्टा करेंगे 0.1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको काटें तो ये 4 आता है ना, बताओ आया। उसके बाद अगला हम पॉइंट ले लेते हैं, देखो 0.8 है वोल्टेज और करंट जो है 0.2 है। तो बताओ इसको हम काटेंगे तो कितना आता है, फिर भी 4 आता है, देखो 4 आ रहा है ना। फिर अगला एक और करके देखते हैं 0.3 और ऊपर में आपको 1.2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो बताओ कितना आता है, 4 आया। तो बताओ इसमें इस कंडीशन में भी 4, जब वोल्टेज जो था 0.4 था और करंट 0.1 था तब भी 4 आया था। और ये 4 क्या है पता है, अभी जस्ट बताते हैं। उसके बाद 0.8 यहाँ पे 0.2 एम्पियर का धारा लिए तब भी आपके पास यहाँ से 4 आया, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे क्या हो गया यार, यहाँ पे समझ गए, तो सब में 4 आया था। और 1.2 में और जब 0.4 में कितने, इसमें भी आपका कितना आया था, तो 4 आया था। अब हम जानते हैं, देखो ऊपर में वोल्टेज को रखें और नीचे में हमने करंट को रखा, तो ये किसके बराबर आया था बताओ, ये आर के बराबर आया था ना कि नहीं आया था, सो भी तुम ही बताओ, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि आई बराबर जो है वो V बट्टा आर होता है। तो यहाँ से आई बराबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर हम निकाल लेते हैं V बटा आई। तो यानी जो भी यहाँ पे आया था रेशियो, तो यानी इन दोनों का जो रेशियो आया था 4, फिर इन दोनों का रेशियो आया था 4, इन दोनों का जो रेशियो आता है तो ये भी आया था 4। तो ये क्या है, ये आर का मान है, ये रेजिस्टेंस का मान है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। और देखो सभी जो है एक ही अनुपात में आया था,
इसी को ओम का नियम कहते हैं, क्योंकि ओम का नियम कहता ही है कि दोनों का अनुपात जो है वो समान होता है, समानुपाती होता है, इसीलिए सबका आंसर जो 4-4 आ रहा है। और जब समान आ रहा है तो ग्राफ भी मेरा यहाँ पे इसका ग्राफ, यहाँ पे इसका ग्राफ, यहाँ पे इसका ग्राफ, यहाँ पे इसका ग्राफ, और ये जो क्रॉस क्रॉस वाला पॉइंट है ये आ रहा है, ये भी 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 आ रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ प्राप्त होता है हमको, ये क्या प्राप्त हुआ, ये एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ओम के नियम से, है ना, विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा प्राप्त होता है, तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, सरल रेखा प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। और सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, गणित के हिसाब से अगर देखो, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपका टेन थीटा बनता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टेन थीटा, याद रखिएगा। तो टेन थीटा से हमें क्या प्राप्त होता है, ओम के नियम से हमें, ठीक है, तो टेन थीटा प्राप्त होता है। जो टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये आर के बराबर होता है। रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, लेकिन टेन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं कि आपका, है ना, V/I भी होता है, क्योंकि ये एक बार ये भी पूछा है कि बताओ कि ओम के नियम के अनुसार से टेन थीटा क्या देता है। तो यार टेन थीटा क्या दे, रेजिस्टेंस का मान बताता है ना, जो विभवांतर और धारा का अनुपात होता है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। और वही बात यहाँ पे देखो लिखा भी है ना, आर बराबर, यानी जब पहला रेजिस्टेंस ये भी 4 के बराबर, दूसरा रेजिस्टेंस ये भी 4 के बराबर, तीसरा भी 4 के बराबर, यानी R1 R2 R4 सभी के बराबर है। अतः ओम के नियम से एक, है ना, ओम के नियम का जो ग्राफ है वो सरल रेखा प्राप्त होता है, यानी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। और सरल रेखा हमें ये बताता है कि x अनुपात और y अनुपात का जो रेशियो है वो बराबर है। ठीक है, तो चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझे होंगे। और यहाँ से भी देखो अब लिखा हुआ है कि विभवांतर और धारा के बीच, जो मैंने आपको बताया था, विभवांतर और धारा के बीच एक सरल रेखा प्राप्त होता है, यानी कि टेन थीटा प्राप्त होता है, जो प्रतिरोध को दर्शाता है। ठीक है, कैसे प्राप्त होता है उन पे उतना नहीं आपको फोकस करना है, देखो आखिर समझना है तो आप समझ सकते हैं। ऐसे होता है, बताओ। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सरल रेखा खींचेंगे तो यहाँ से एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रायंगल में हमारा ये जो है एक लंब बन जाता है और एक यहाँ पे आधार बन जाता है। और बताओ, लंब यानी जो परपेंडिकुलर होता है, ये आपका लंब, ये परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो लंब बटा बेस क्या होता है, टेन ही थीटा तो होता है ना, बस यहीं से आता है, सिंपल सा लॉजिक था। चलिए, तो अब हम लोग का यहाँ से ओम का नियम समाप्त होता है। और अब जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि हमने बात किया कि प्रतिरोध क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। चलो समझते हैं अब कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। तो ये बड़ा खचरा है। ठीक है, ये क्या खचरा है, देखो समझते हैं। ठीक है, किसी चालक का वह गुण होता है, यानी किसी तार में ये एक खास ऐसा गुण होता है जो अगर उसमें विद्युत धारा यानी आवेश प्रवाह होगा ना, उसका विरोध करेगा। ये मतलब इतना कचरा होता है कि काम को ये समाप्त करने का काम ये करेगा, काम करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो समझो। कोई भी तार है, उस तार में अगर विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है ना, तो ये रजिस्टर क्या करेगा, यानी रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस तार में प्रभावित होने वाला आवेश को विरोध करेगा, यानी रोकेगा कि मतलब तू नहीं आ सकता है। ऐसा आप बताओ, दुनिया में कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो उसको रोकने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर तार में आवेश भी अगर प्रभावित होता है ना, तो इसको रोकने वाला एक आता है, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। ये प्रतिरोध बड़ा खचरा होता है, आवेश के प्रवाह को विरोध करता है, या चालक में प्रभावित विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि मतलब करंट कहता है कि हम इधर जाएंगे, हम जेबो इधर जेबो हैं, ये कहता है कि नहीं जेबो नहीं जेबो, तुमको रोकेंगे, रोक रोक रोक। ठीक है, तो यही काम प्रतिरोध का होता है। तो हमारे ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वो प्रतिरोध की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन, है ना, अगर किसी के साथ अगर कोई वोल्टेज वाला आदमी हो तो फिर उस प्रतिरोध का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो हमें आगे धकेल के लेके चला जाता है। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि विद्युत धारा को चाहे रोकें या आवेश को रोकें, क्योंकि विद्युत आवेश से ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो चाहे विद्युत आवेश को ही रोक दें या विद्युत धारा का ही विरोध करें, वो आपका फैक्टर क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो आपने, है ना, अच्छे तरीक़ा से समझ ही गए होंगे। तो अब यहाँ से आता है, बताओ, ओम। ओम शब्द कहाँ से आया, बताओ। वोल्टेज और धारा के अनुपात से मेरा रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, और ओम का नियम उसका मात्रक रख दिया गया। क्यों, क्योंकि ओम ने जो नियम दिया ना, उसी से प्रतिरोध का निर्माण हुआ, और प्रतिरोध का जो निर्माण हुआ, तो इसीलिए जो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट रखा गया, ओम के नाम पे रखा गया, यानी ओम नामक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा नियम दिया, अच्छा सा नियम दिया। ठीक है, जो हमारे काम का भी है। तो याद रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये आपको भी है, आपके एग्जाम के लिए याद कर लेना है, रट लेना है।
ठीक है। चलिए उसके बाद ओम के नियम से हम आप कभी भी आर को निकालना है, यानी प्रतिरोध निकालना है कि किसी तार में कितना प्रतिरोध है, तो ये हम फार्मूला लगाएंगे आर बराबर वी बट्टा आई, जहाँ पे वी जो है कॉन्स्टेंट होना चाहिए यानी फिक्स होना चाहिए। चलो तो अब सारे चीज़ में हम एक चीज़ को पढ़ते आए हैं, वो होता है 1 वोल्ट, है ना, 1 एम्पियर, ये सब चीज़ें पढ़े थे। तो अब आपको ये भी ना पढ़ना होगा कि 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है, तो सिंपल वही सा बात है, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं। तो किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम 1 ओम कहते हैं, यानी 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम इस चीज़ से दर्शाते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है इमेज, ये आपको ओम का साइन होता है, ठीक है। कहीं पे भी दिखाई दे तो ये ओम का साइन होता है। तो ये 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 वोल्टेज और बट्टा में 1 करंट। यही तो फार्मूला था आपका, वोल्टेज बट्टा करंट, रेजिस्टेंस का फार्मूला। तो जब हम वोल्टेज का मान 1 रख देंगे और करंट का भी मान अगर 1 रख देंगे तो आपका क्या आएगा, 1 ओम आएगा, है ना। और इसी प्रकार से अगर ऐसा मान लो जब हम वोल्टेज को 2 रख दें और करंट का मान 1 ही रखें, तो ये 2/1 2 आएगा, यानी कि तब जो प्रतिरोध आएगा मेरा 2 आएगा। तो इसी प्रकार से कुछ फार्मूला निकल के आता है और यहाँ से आपका सारा सवाल जो है आसानी तरीक़ा से बन जाता है, ठीक है जी। चलिए तो अब समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर अगर 1 वोल्टेज हो और उसमें 1 एम्पियर का धारा प्रभावित हो रहा है, तो तार का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो अब है ना आगे की टॉपिक भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखो रंग बिरंगा दिया हुआ है, तो ये चीज़ें के बारे में हम लोग कल समझेंगे, यानी कि पाठ नंबर 3 में समझेंगे। क्योंकि अगर चीज़ें अगर लेक्चर बार बार है ना बड़ा हो जाए, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, तो होता क्या है कि आप लोग को भी लगेगा कि यार इतना देर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अगर पार्ट बाय पार्ट है तो लगेगा कि चलो आज इतना कर लेते हैं, फिर कभी इतना पार्ट कर लेंगे, एगो पार्ट खत्म कर लेंगे, है ना। 40 मिनट का अगर मान लो है तो लगेगा यार 40 मिनट तो है, कर लेते हैं। आधो घंटा करेगा देखे के डर जाएगा, तो यार बाद में कर लेंगे, हटाओ ना क्या है ये वो से, है ना। 40 मिनट करेगा तो आधा घंटा कर लिया था, 10 मिनट का बचा है ना, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा छोटा करके वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। मिलते हैं अब आप सभी के साथ पार्ट नंबर 3 में, और फिर जिस प्रकार से हम लोग समझते हैं उसी प्रकार से आगे भी समझते चलेंगे, ठीक है जी। चलिए तो आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप सभी को ये कंसेप्ट, और कैसा जो है ना आपको समझ में आता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपना राय जरूर देंगे, और अगर अच्छी लगती है सारी चीज़ें तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, इन सभी चीज़ों को आप लोग ज्वाइन करके रख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप सभी को बेहतर शिक्षा और बेहतर तैयारी करवाया जाए, और कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप सभी को नोट दिया जाए, ठीक है। और आप लोग जो है अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जी। और चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम भी कुछ कार्य करते हैं तो हमें भी मतलब है ना सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि देखो दुनिया में एक ही चीज़ें हैं, मतलब मैं क्यों बोलूँ कि मैं अपने लिए पढ़ाता हूँ यार, है ना, सॉरी आपके लिए पढ़ाता हूँ, मैं आपके लिए भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं खुद के लिए भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जब हम आपका भी काम है पढ़ना और मेरा भी काम हो जाता है पढ़ाना, तो दोनों का भलाई होता है, तो क्या दिक्कत है। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दो, बात खत्म है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।